All right. Very good evening to all of you. ऑडियो वीडियो क्लियर है आप तक? हाँ जी, टीजीटी के लिए क्लासेस हमारे पास चल रहे हैं। जीके का क्लास चल रहा है, इंग्लिश का क्लास चल रहा है, आपका मेन सब्जेक्ट में मैथ्स का क्लास चल रहा है, पॉलिटी का क्लास है, फिजिक्स का क्लास चल रहा है और हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट्स हैं, प्लस जीके और इंग्लिश का भी हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी आज आप लोगों ने देखा होगा नया नोटिफिकेशन आ गया है फॉर फॉरेस्टर एग्ज़ाम। ठीक है, तो फॉरेस्टर वालों का बिल्कुल बकल अप हो जाना है, मेहनत अपनी बिल्कुल पीक पे ले आनी है। तो आपका कब एग्ज़ाम है? 26 जून 2022। तो जून महीने के 26 डेज हैं आपके पास, पूरा मई मंथ अभी बचा हुआ है और अप्रैल में भी अभी आपके पास करीब करीब 1 वीक बचा हुआ है। ठीक है, तो 4 हफ्ते इधर ले लो, 8 और 1, 9 वीक्स का आपके पास टाइम अवेलेबल है। 9 वीक्स अपने आप में एक बहुत बेहतरीन टाइम होता है जहाँ पर आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम प्रिपरेशन कराएंगे। हमारे पास अ, इसके रिगार्डिंग भी कोर्सेज अवेलेबल हैं और भी फ्रेश कोर्स बनाए जाएंगे, तो आप लोग इसके लिए भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकता है। टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, अलग से टेस्ट सीरीज भी आपको कराई जाएगी। केमिस्ट्री का अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही हो जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए सर, तो करंट अफेयर्स पे आते हैं। हम लोग अराउंड 50 क्वेश्चंस कर चुके थे, तो एक बार पहले अपना वही पुराना रिवाज, कुछ क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। जैसे ये बताओ आप इसका आंसर। एक किताब है अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑयल स्टोरी इज अ न्यूली लॉन्च बुक ऑथर्ड बाय। बताइए, अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑयल स्टोरी इज अ न्यूली लॉन्च बुक ऑथर्ड बाय। आनी जी, हर चीज का अपना टाइम होता है। जीएस का भी टेस्ट सीरीज आपका जो फॉरेस्टर के लिए है वो जैसी एग्जाम अब स्टार्ट हो रहा है, तो फॉरेस्टर का भी टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज ए। ए बोले तो ऋचा मिश्रा। इसका आंसर बताइए। नहीं, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही आगे आ गया। ये बताओ आप। हाँ जी, इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द यूपीआई फैसिलिटी फॉर डिजिटल पेमेंट्स लॉन्च बाय द आरबीआई फॉर फीचर फोन्स? बढ़िया सर, इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? यूपीआई 123 पे। तो करीब 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे इन द लास्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये करा था हमने, मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प फॉर टी गार्डन वर्कर्स। तो इसका आंसर क्या था? त्रिपुरा। ठीक है, ये स्कीम कहाँ की है? टी गार्डन वर्कर्स की स्कीम त्रिपुरा के स्टेट की है। चलिए सर, तो 50 क्वेश्चन तक आ गए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक किताब है सोली सोरबजी लाइफ एंड टाइम्स। सोली सोरबजी इंडिया के अटॉर्नी जनरल रहे हैं। ठीक है, सोली सोरबजी इंडिया के अटॉर्नी जनरल रहे। इनकी लाइफ का टेन्योर काफी इंटरेस्टिंग था। ये बीजेपी के क्रिटिक थे, मतलब बहुत क्रिटिसाइज करते थे बीजेपी को शुरुआत में, कि बीजेपी को हिंदुत्व का नहीं, इंडियात्व की बात करनी चाहिए, मतलब इंडियननेस की बात करनी चाहिए। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ जाएगी, तो वो इन्हीं को उठा के अटॉर्नी जनरल बना देते हैं। ठीक है, मतलब वो फिर बीजेपी के खास हो जाते हैं। तो ये जो इनकी स्टोरी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो उसी को लिखा, किसने लिखा है ये वो पूछ रहा है। सॉरी सौरभ जी, लाइफ एंड टाइम्स, हु हैज ऑथर्ड द बुक? बताइए सर। ओके, बी पे तुक्का लगाया जा रहा है, अभिनव चंद्रचूड़ पे। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर क्या है? अभिनव चंद्रचूड़ इज द ऑथर ऑफ द बुक। जो बुक्स एंड ऑथर वाला सेक्शन है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, उस पे क्वेश्चन
हाल फिलहाल के एग्जाम में 100% देखे गए हैं। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है 100% एक या दो क्वेश्चन कम से कम बुक्स एंड ऑथर्स के आने आने हैं, क्योंकि पिछला जो ट्रेंड चल रहा है उससे लगातार आप देखोगे कम से कम दो दो क्वेश्चन तो बुक्स एंड ऑथर्स के आपके आ ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। The Ministry of MSME has launched which scheme as a combination of existing sub-schemes around incubation, design and intellectual property rights for MSMEs? MSMEs का इंक्यूबेशन, उनका डिजाइन, उनके IPR, ठीक है, इनके लिए अलग अलग स्कीम्स चला करती थी। तो MSME ने क्या करा, इन सारी स्कीम्स को मिला के कंबाइंड स्कीम बना दी है। तो वो स्कीम का नाम पूछ रहा है। तो जो छोटी छोटी अलग अलग MSME में स्कीम्स चलती थी, अब उनको क्लब करके कंबाइन करके एक कॉमन स्कीम बना दी गई है। उस स्कीम का नाम पूछ रहा है। हाँ जी सर, आप तो आंसर करिए, बस एक मिनट में मैं आया। हाँ जी सर। बी पे तुक्का। जब मैं यहाँ से गया था तो लोग ए पे तुक्का लगा रहे थे और मेरे जाते ही आंसर बी हो गया। ऐसे कैसे? ए वाला सही है, MSME इनोवेशन स्कीम। देखो, एक स्कीम चलती है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन इंक्यूबेशन? इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, पीडीएफ का एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, पीडीएफ में क्या होता है, जैसे ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, अभी भी इसमें क्वेश्चन ऐड ऑन हो रहे हैं। तो जैसे ही पीडीएफ कंप्लीट हो जाती है, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें ये मैं भेज देता हूँ। आपका जो ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है वहाँ अपलोड हो जाती है। अगर आप हमारा कोई कोर्स एनरोल किए हुए हैं ऐप में तो वहाँ पे भी अपलोड हो जाती है। मतलब जहाँ जहाँ आप सोच सकते हैं हर जगह ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है, जैसी कंप्लीट हो जाती है। तो फरवरी 2022 तक की कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ तक आपको अपलोडेड मिलेगी। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये मार्च 2022 है, ठीक है। इसमें भी और एड ऑन होगा, फिर ये अपलोड आपको कर दी जाएगी। पीडीएफ देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे म्यूजियम में लगवानी है। ये आप ही के लिए बनाई गई है, आप ही को प्रोवाइड की जाएगी। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ कीप समथिंग टू प्रॉपर डेवलपमेंट टू ग्रोइंग बिजनेस। हाँ, देखो ऐसा होता है, जैसे इंक्यूबेशन का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे मान लो किसी बच्चे की कभी कभी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। प्री मैच्योर डिलीवरी समझते हैं? जैसे एक एवरेज जेस्टेशन पीरियड क्या है ह्यूमन बीइंग में? 9 मंथ्स का। एक बच्चे का जो जन्म होता है 9 महीने के बाद होता है। बट कभी कभी वो प्री मैच्योर डिलीवरी होने की वजह से बच्चे का जो डेवलपमेंट जो माँ की कोख में होना चाहिए था वो हो नहीं पाता है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, एक इंक्यूबेटर बनाते हैं ताकि उस बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। तो इंक्यूबेटर क्या है? इंक्यूबेटर वो प्रोसेस है इंक्यूबेशन की, मतलब जहां पर आप बिल्कुल जीरो से कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो। यानी इंक्यूबेशन का मतलब सीधा सा मतलब है, ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं इंक्यूबेशन को, सीधा सा मतलब है आप कोई चीज डेवलप कर रहे हो। और जनरली स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में इसका मतलब होता है आप कोई नया आइडिया डेवलप कर रहे हो। आइडिया बिल्कुल पहले क्या होता है, प्री मैच्योर होता है, फिर धीरे धीरे आप उसे इवॉल्व करते हो, उस पर सोचते हो, काम करते हो, फिर वो आइडिया को आप डेवलप करते हो, ठीक है। वही जो आइडिया डेवलप करने की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? आपका इंक्यूबेशन। तो एमएसएमई का जो इंक्यूबेशन है, आइडिया है, डिजाइन है, इन सब के लिए अलग अलग स्कीम्स चला करती थी। अब सबको मर्ज करके एक ही कर दिया गया, एमएसएमई इनोवेशन स्कीम, ठीक है।
और सरकार ने इक्विटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करने की बात कही है अप टू ₹1 करोड़। यानी मतलब अगर आपकी कोई स्कीम सरकार को, मान लो आपको कोई आइडिया गवर्नमेंट को पसंद आया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी कंपनी में कुछ शेयर खरीद लेगी, इक्विटी देगी आपको, ठीक है। और इसके जो पैसे हैं, इसका जो फंड है वो कौन प्रोवाइड करेगा, सिडबी प्रोवाइड करेगा। याद होगा पिछली क्लासेस में हमने एक इंस्टीट्यूशन की बात करी थी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनमें हमने एग्जाम्पल में कहा था कि एक्सिम बैंक होता है, नाबार्ड होता है। याद है कि नहीं है? अगर याद है तो गिव मी अ थम्स अप अगर याद है ये चीज। ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में हमने कहा था एक एक्सिम बैंक होता है, एक नाबार्ड होता है, एक नेशनल हाउसिंग बैंक होता है, एक आपका ये क्या नाम था इसका, सिडबी होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसी में आरबीआई ने एक और नई बैंक जोड़ी, नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो सिडबी का पर्पस क्या है, इसी तरह की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं इसे फंड करना, ठीक है। अगर आप सरकार के पास जाओगे ये पैसा लेने, तो ऐसा नहीं मोदी जी अपने पर्सनल अकाउंट से आपको पैसा देंगे, उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट बैंक बना रखी है, ये आपको फंड प्रोवाइड करेगी। तो बैंक का नाम क्या है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है सर। चलिए ध्यान रखिएगा। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इंडियन रेलवे फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल वाज कमीशन्ड इन विच डिसीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवे। इसका मतलब बताइए, मतलब क्या, इसका आंसर बताइए। हाँ जी सर, तो इंडियन रेलवे फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। देखो गति शक्ति कहने का मतलब क्या है, अगर आप इस बार का बजट देखोगे, बजट 2022 अगर आप देखोगे, तो प्रधानमंत्री ने एक स्कीम निकाली है, एक प्रोजेक्ट बनाया, गति शक्ति प्लान, प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान। इसके तहत हम क्या डेवलप करेंगे, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, लॉजिस्टिक्स का एक पूरा नेटवर्क डेवलप करेंगे, कि जैसे मान लो यहाँ से इस एरिया में सामान प्रोवाइड करना हो, तो पूरा नेटवर्क एक रेलवे का इस तरह से बनाएंगे कि इजीली आपका सामान ट्रेवल हो पाए। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां से ये आपका कनेक्टिविटी प्रॉपर क्रिएट हो सके, ठीक है। तो इसी गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल स्टार्ट किया गया है, जो कि ईस्टर्न रेलवे का पार्ट है। तो उसका वो नाम पूछ रहा है, बिल्कुल नाम बताएंगे, करेक्ट आंसर इज आसनसोल। इसमें काफी बटी हुई राय थी लोगों की, बट करेक्ट आंसर सर क्या होगा आपका, आसनसोल। हाँ जी सर। तो ये आसनसोल जो डिवीजन है ईस्टर्न रेलवेज का पार्ट है। अब इसी बात पे मेरे को ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर बताएगा कोई, ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर किधर है? हाँ जी सर। ईस्टर्न रेलवे में दिल्ली कैसे, जीना जी दिल्ली कैसे, जरा सोचिए, गौर फरमाइए, दिल्ली कैसे? आप सेंट्रल का बोल देते, नॉर्थ का बोल देते तो समझ में आ जाता, ईस्टर्न का दिल्ली कैसे? बहुत बढ़िया, ईस्टर्न का है हेडक्वार्टर कोलकाता, ठीक है।
ईस्टर्न का कोलकाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, गलती करने से नहीं घबराना है। मैंने पहले भी कहा है जितनी गलतियां करनी, जितने गलत आंसर करने यहाँ कर दूं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ। ठीक है, जितनी गलतियां करनी सब यहीं के यहीं निपटा दो। जो भी दिल में जैसे भी ख्यालात हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी मिस हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सब यहीं निकाल दो, ताकि एग्जाम में जब आप जाओ, चलो मुंबई भी मैं कहता हूँ एक बार, नहीं मुंबई भी नहीं कह पाऊंगा, मुंबई भी मतलब किस हिसाब से, मतलब सोच के बताया है। लग रहा है कुछ लोग मान रहे हैं इधर भी कुछ इंडिया है, तो इंडिया का ये ईस्टर्न साइड हो गया। ऐसा नहीं है सर, ठीक है, जितनी गलतियां करनी इधर ही कर डालो। मुंबई वाले जिन्होंने मुंबई लिखा वो तो और महान है। मुंबई वालों में चलो मैं मान लूंगा वो ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूज हो गए। भैया इधर ईस्ट होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये प्यारा भारत, ये भारत का ईस्ट है, ये भारत का वेस्ट है, ये भारत का नॉर्थ है, ये भारत का साउथ है। ठीक है, दिल्ली इधर कहीं है, मुंबई इधर कहीं है, कोलकाता इधर कहीं है। ठीक है, देख लो ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर किधर होगा। चलिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, जो गलती करनी यहीं कर डालो, ताकि एग्जाम में जब जाओ तो बिल्कुल क्लैरिटी से जाओ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ऑल राइट सर, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। देखिए एक प्रोग्राम चला रहे हैं, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो इसके लिए इसरो क्या कर रही है, 150 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है, इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इसरो 150 स्टूडेंट सेलेक्ट कर रही है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के नाम पे, तो पॉपुलरली उसको क्या कह रहे हैं? हाँ जी सर बताइए। ए बी डी, मतलब युविका भी लग रहा है, युवा भी लग रहा है, युवात्मा भी लग रहा है, तो युवानी किसी को नहीं लग रहा है। युवानी मतलब युवानी ने कैसा क्या बिगाड़ा आपका? युवानी क्यों नहीं लग रहा है? चलिए करेक्ट आंसर इज युविका। ठीक है, प्रोग्राम का नाम क्या है? युविका। मतलब इस तरह से बनाया है, ये लोग भी मोदी जी से सीख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं एक्रोनिम्स के लिए। युवा विज्ञानी कार्यक्रम। ठीक है, तो युवा में वायु उठा लिया, विज्ञानी में वी आई उठा लिया, और कार्यक्रम में के उठा लिया, युविका। ठीक है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसरो ये सब क्यों करता रहता है? आपने देखा होगा इसरो कभी कोई कंपटीशन करवा रहा है, कभी कोई सेमिनार करवा रहा है, कभी कोई इस तरह का बच्चों के लिए प्रोग्राम चला रहा है। तो इसरो का पर्पस सीधा सा इतना है, ताकि बेसिक साइंस सीखने के लिए, बेसिक फिजिक्स सीखने के लिए लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगे। हो सकता है हमें दोबारा कोई होमी भाभा और विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, इन जैसा दोबारा कोई साइंटिस्ट मिल जाए। ये इसरो का पर्पस रहता है। इंडिया के लोगों में, हमारे बच्चों में बेसिक साइंस को लेके, बेसिक फिजिक्स को लेके एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कराना पर्पस है। उसको लेके मिथ ब्रेक करना जरूरी है। जब आप इस तरह के एग्जाम्स कराएंगे, इस तरह से उन्हें इंटरेक्ट कराएंगे, तो उनके अंदर भी इंटरेक्शन आएगा, वो भी सोचेंगे हाँ कल मेरे को भी स्पेस साइंटिस्ट बनना है, मेरे को भी कुछ इनोवेटिव करना है। तो जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनसे डील करोगे। इसरो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैंसी काम करता है, इसरो ने बहुत रूरल एरियाज में भी काम किया है। ठीक है, तो इनका पहला पर्पज तो यही होता है, रूरल एरियाज के बच्चों को उठाना, ताकि अब्दुल कलाम जैसा कोई बच्चा ना छूट जाए। और इनका पर्पज ये भी होता है कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि फैंसी काम करके, कि मतलब आप सिर्फ सैटेलाइट भेज रहे हो नाम के लिए, वो एक्चुअल में वर्क भी करती हैं।
यही सैटेलाइट हमको डेटा प्रोवाइड करती है, फोरकास्ट प्रोवाइड करती है वेदर के लिए एग्रीकल्चर के लिए। और ये डेटा हम किसके साथ ये शेयर कर पाते हैं, किसानों के साथ शेयर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रूरल फील्ड में भी इसरो का बहुत बड़ा योगदान है। करंट अफेयर्स का नोट्स बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, चलिए जी। तो अब मेरे को दो चीजें बता दो, इसरो की फुल फॉर्म और इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो की फुल फॉर्म बता दो आप, और इसरो का हेडक्वार्टर का है। बहुत बढ़िया। इसरो की फुल फॉर्म इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हेडक्वार्टर इज बेंगलुरु, एंड बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। ऑल राइट सर। अच्छा, एक और सवाल। अच्छा, जो कर्नाटका है, कर्नाटका इंडिया के ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में? अरे सर, ये क्या पूछ लिया, अब हकीकत खुलेगी सर। ये बताओ, इंडिया के ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में कर्नाटका? कोस्टल स्टेट है, तो इंडिया के ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में? ये देखो, मुझे मिल गए, ईस्ट वाले लोग मिल गए। अरे साउथ में तो है ही। अरे दादा, साउथ में तो है ही, मान लिया साउथ में। मैं कह रहा हूँ ये पूरा साउथ है। अभी साउथ में बताओ, ये इधर साइड है ईस्ट में या इधर साइड है वेस्ट में? अरे मैं मान के चल रहा हूँ भैया, साउथ है। मेरे को ईस्ट या वेस्ट में आंसर दे दो बस एक। भैया ईस्ट में कहाँ से आ गया? ध्यान रखिएगा, ये इधर वेस्ट में। जो महाराष्ट्र है ना, इधर साइड गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा गोवा है, फिर कर्नाटका है। ठीक है, कर्नाटका इधर। ओके सर, ठीक है, तो वेस्ट साइड में, ध्यान रखिएगा। अब यही बेसिक बेसिक सवाल आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। विच इज द ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी ऑफ द पूसा ऋषि विज्ञान मेला 2022? पूसा क्या है? ऋषि विज्ञान मेला 2022, इसकी ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी कौन सी है? अभी एक फेयर, ये कह लो एक मेला ऑर्गेनाइज हुआ था 2022 में, तो उसकी ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी का नाम पूछ रहा है। सा ऋषि विज्ञान मेला 2022। ओके, अनु जी कह रहे हैं IARI, चिन्या जी कह रहे हैं वेस्ट, अच्छा वो पिछले का आंसर बता रहे होंगे। तागी जी कह रहे हैं CSIR। ओके सर। ICMR, ICMR की फुल फॉर्म जानते हैं आप? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, है ना? और CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। IISC क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। IARI क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर एक वर्ड है ऋषि। ऋषि का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर। ऋषि का मतलब क्या होता है? फार्मर, एग्रीकल्चर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर की बात आ रही है, तो CSIR तो किस लिए है? साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए। ये मेडिकल के लिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इनके तो चांसेस घट गए। हो सकता है IISC ने कुछ करा हो एग्रीकल्चर के लिए, या फिर ये बॉडी तो है ही इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बनी है एग्रीकल्चर के लिए। तो चांसेस आर देयर कि C और D में से हो।
मेजर चांसेस किसके हैं? सी के हैं। क्यों? क्योंकि ये बनी एग्रीकल्चर के लिए बॉडी है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये बनी ही किसके लिए है? एग्रीकल्चर के लिए है। करेक्ट आंसर देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? सी, IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, प्यार से इसको पूसा भी बुलाते हैं, ठीक है, प्यार से क्या बुलाते हैं? पूसा इंस्टीट्यूट। तो 1905 में स्टार्ट हुई थी बिहार में, पूसा नाम की जगह है बिहार में, ठीक है। एक अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट से मिस्टर हेनरी, ठीक है। फिर बाद में इसमें शिफ्ट कर दिया गया इसको दिल्ली में, और इसका नाम पड़ गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पहले तो ये पूसा में थी तो इसको पूसा इंस्टीट्यूट कहते थे, बट बाद में इसको क्या कर दिया गया, दिल्ली में शिफ्ट करके इसका नाम चेंज करके कर दिया गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बट वही पुराना नाम तो अभी भी चलता चला आ रहा है, पुराना नाम तो अभी भी चलता चला आ रहा है। तो IARI को पूसा इंस्टीट्यूट अभी भी कहा जाता है, ठीक है। तो पूसा की अगर बात करें तो समझ लेना IARI की बात हो। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज दैट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ लाइक, एक लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसको शेयर कर दीजिए। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, ऑलराइट। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो यूक्रेन में अभी कंडीशन ठीक नहीं है, वहां की जो कैपिटल है कीव, याद करके चले आना, हो सकता है यही पूछ ले इस बार, यूक्रेन की कैपिटल बता दो। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। तो वहां पे जो हमारी एम्बेसी थी उसको हमने क्या करा है? शिफ्ट कर दिया है, मतलब टेम्परेरी शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है कीव में इतने हमले हो रहे हैं तो एम्बेसी तो सेफ नहीं रहेगी। तो वहां से हमने अपनी एम्बेसी क्या कर ली? शिफ्ट कर ली। तो हम किसी और यूरोपियन कंट्री में उसको शिफ्ट कर दिया है हमने। तो वो पूछ रहा कौन सी कंट्री है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो कंट्री का नाम क्या है? पोलैंड। किस कंट्री में शिफ्ट कर दिया सर उसे? पोलैंड में। इसी बात है, पोलैंड की कैपिटल हो जाए। अच्छा, कंट्री का नाम आया अगर है ना, तो एक रूल बना लो, कैपिटल खुद से बता देगी। अब आपको कैपिटल खुद से बता देनी है, मेरे को बताने की मतलब पूछना ना पड़े, आपको खुद से ही बाय डिफॉल्ट बता देनी है कि पोलैंड की कैपिटल क्या है। बहुत बढ़िया, पोलैंड की कैपिटल इज वॉर्सो। एक बार मैप देख लेते हैं ना यूरोप का, और क्लियरिटी आ जाएगी। भैया ये रहा यूक्रेन। अभी लास्ट की 2 क्लासेस हमने यूरोप की मैप की हैं। थोड़ा सा भाई इज्जत रख लेना आप, मतलब ये ना कहना कि समझ में नहीं आ रहा है। याद करो, ये सब पढ़ा था, ये जर्मनी पढ़ा था, ये नॉर्वे पढ़ा था, स्वीडन, फिनलैंड, फिर जर्मनी, फिर ऊपर डेनमार्क था, फिर हमने क्या कहा था, इधर पोलैंड है, इधर चेक रिपब्लिक, ये ऑस्ट्रिया है ना, फिर ये इधर स्विट्जरलैंड है, फिर इधर फ्रांस है, ये छोटा सा लग्जमबर्ग है, फिर बेल्जियम है, फिर नेदरलैंड है। याद आ रहा है कुछ? फिर देखो ये पोलैंड है, और फिर हमने इधर कहा था, देखो ये ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी के इधर था एक रोमानिया, बल्गेरिया। फिर ये हमने कहा था यूक्रेन, बीच में छोटा सा फंस गया मोल्डोवा। फिर यूक्रेन से जुड़ा हुआ था, हमने कहा था बेलारूस। रशिया बेलारूस के रिलेशंस अच्छे हैं, रशिया यूक्रेन के रिलेशंस खराब हैं। तो जो रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन में, तो वो आर्मी कहाँ से आई थी? बेलारूस से आई थी। तो हमने यूक्रेन से कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी? पोलैंड में कर ली। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख के जाना, यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज ध्यान रखना, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। यूक्रेन तो अभी इस टाइम न्यूज में चल ही रहा है, तो हो सकता है ये पूछ ले कि यूक्रेन बॉर्डर किस किस से कर रहा है। तो देखो, एक साइड तो रशिया,
एक साइड बेलारूस, ठीक है, ये दो तो याद रहेंगे क्योंकि इन्हीं दोनों ने परेशान करके रखा है यूक्रेन को। तीसरा पोलैंड, पोलैंड भी याद रहेगा, क्यों? क्योंकि पोलैंड में हमने अपनी एम्बेसी शिफ्ट करी है। एक रोमानिया याद रहेगा, क्यों याद रहेगा? क्योंकि आपको याद होगा जो इंडियन स्टूडेंट्स आए हैं यूक्रेन से वो ज्यादातर रोमानिया बॉर्डर से होकर आए हैं, ठीक है। तो एक दो तीन चार, चार कंट्री तो न्यूज की वजह से याद रहेंगे, तो अपने आप याद कर लेना, एक स्लोवाकिया और मोल्डोवा, ठीक है, तो अपने लिए छोड़ देना स्लोवाकिया, मोल्डोवा। तो ये निपट गए कि निपट गए सारे बॉर्डर? एक बार खट से एक झटके में मेरे को बॉर्डरिंग कंट्री लिख के बता दो यूक्रेन की, लिख सकते हैं? हाँ जी सर, एक झटके में लिख सकते हैं जितने भी यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज है, एक झटके में। हाँ जी, तो काफी परेशानी से आए तो वो बेचारे स्टूडेंट्स गए थे पढ़ने, एक्सपेक्टेशन में कुछ बढ़िया करियर बना के आएंगे, बट हु नोज कब क्या हो जाए। तो देखो, दो दो ने तो नाक में दम कर रखा है यूक्रेन के, किसने? रशिया, बेलारूस। एक हमने पोलैंड पढ़ ही लिया है, एम्बेसी शिफ्ट हो गई। एक रोमानिया, वो जो स्टूडेंट्स रोमानिया बॉर्डर से आए थे, न्यूज में था। तो आपको याद करने थे, कौन से याद करने थे? स्लोवाकिया, मोल्डोवा, ठीक है। प्लीज यहाँ पे स्लोवेनिया मत कर देना, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्लोवाकिया और मोल्डोवा। ऑल राइट सर, बहुत बढ़िया, तो आपको याद हो गए यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज। अच्छा, यूक्रेन देखो ब्लैक सी से भी बॉर्डर करता है, ठीक है, ब्लैक सी से भी बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन। ऑल राइट सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, A1 फर्स्ट क्लास। बस ऐसी मेहनत करते रहिए, अगला सिलेक्शन आप ही लोगों का है। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करेंगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन मेहनत आपकी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कंटिन्यूटी आपके रूटीन में झलकनी चाहिए, ठीक है। जैसे कंटिन्यूटी इस लेवल की रखो, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं जब पढ़ता था तो उस टाइम 11th क्लास में, तो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, उन्होंने हमें एक डायरी दे रखी थी, कहा था कि आपको डेली रूटीन इस डायरी में लिखना है। ये तरीका आप लोग भी आजमा सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डेली आपने जो भी किया, आपने पढ़ाई की पढ़ाई लिखो, आपने मस्ती की मस्ती लिखो, आपने सोते रहे वो भी लिखो। डेली बेसिस पे लिखना है कि आज मैं 6 बजे उठ गया, है ना, आज मैंने 6:15 पे क्लास अटेंड करी और 6:30 पे क्लास में झपकी ली, फिर 7 बजे मैं फिर सो गया। जो भी लिखना है, जो भी आपने लिखा है, बस ऑनेस्टली लिखना है, ईमानदारी से इस डायरी के साथ ऑनेस्टली इस डायरी में लिखना है, ईमानदारी के साथ जो भी आपने दिन भर में। और फिर जब दिन भर में लिखने के बाद रात को जब आप बैठोगे ना सोने से पहले, कि आज मैंने दिन भर में क्या किया, फिर उसको एनालाइज करो कि क्या कितने घंटे ऐसे थे कि आपने पढ़ाई की, कितने घंटे ऐसे थे जो आपने वेस्ट कर दी, कितने ऐसे आवर्स थे जो आप यूटिलाइज कर सकते। ये उनके लिए मैं खास तौर से बता रहा हूँ जो लोगों को प्रॉब्लम आता है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन तरीका उन लोगों के लिए यही है, एक बार आप डायरी लिखना स्टार्ट करिए। ये नहीं लिख देना कि मेरा दोस्त बिल्कुल दोस्त नहीं रहा, उसने मुझे धोखा दिया, मैं ये ऐसा कर दिया, मेरे साथ वैसा कर दिया, ये सब मतलब आपसे दिली बात हटाओ, अपना शेड्यूल लिखना है बस, ठीक है। ये क्या बात हुई, पढ़ता जा रहा हूँ लेकिन नॉलेज कम होता जा रहा है? वो मिजिंग सिर्फ रिवीजन की कमी है, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया, रिवीजन करिए, बढ़िया लगेगा। तो ये एनालिसिस करेंगे, फिर आपको रिजल्ट देगा। अब मेरे साथ क्या होता था, मेरी डायरी में मैंने करीब, मैंने भी शुरू किया, 15 दिन 20 दिन 25 दिन लिखता गया लिखता गया लिखता गया, लेकिन मेरे साथ क्या वही सेम शेड्यूल रिपीट होने लगा। फिर मैं हर बार यही लिखता था, सेम एज बिफोर सेम एज बिफोर सेम एज बिफोर, मैं कहा क्या चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो फिर मैं तो लिखते लिखते बोर हो गया था। लेकिन अगर आप इसको लिखते रहोगे ना तो इससे आपको पता चलेगा आपके अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है, कितने आप रेगुलर हो पढ़ाई में।
और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। कंपटीशन में सबसे ज्यादा ये मैटर करता है कि आपने कितने रेगुलर होके पढ़ाई की। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप एक दिन आए, मतलब ये वो सलमान खान वाली पढ़ाई नहीं है कि एक दिन आए बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा के चले गए। ये अक्षय कुमार वाली पढ़ाई है, मतलब 50 मूवी बनाओ, 10 10 10 10 10 10 करोड़ करके 500 करोड़ आप भी कमाई लोगे, है ना। तो थोड़ा 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 डेली बेसिस पे करते जाओ। हाँ किया था कि हंग्री ऑल्सो टचिंग, एक नट। हाँ 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 बिल्कुल। बिल्कुल सर, इसको और ऐड कर लीजिएगा, हंगरी को और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, माय बैड। मैं इसको नहीं देख पाया, हंगरी को और ऐड कर लेना, ठीक है। तो क्या क्या था सर, वही बेलारूस, रशिया, पोलैंड, रोमेनिया, फिर उसके बाद स्लोवाकिया, मोल्डोवा और हंगरी, ये भी ऐड कर लेना, ठीक है। ये सारे बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। अरे भाई, अब यही तो, ये आपका पाकर फोकस है कि आपने बात फोकस किस बात पे करा। मैं बात कर रहा हूँ तरीके की, अब आप उस पर्सन पे फोकस करने लगे, मुझे वो पर्सन नहीं पसंद है। वही तांकुम जी, जैसे काम और अच्छा जॉब, दोनों के बीच फंसना नहीं है, दोनों के बीच बैलेंस बनाना है। देखो लाइफ में जब दो चीजों में स्ट्रक हो जाओ ना, तो वहां पे बैलेंस बनाओ, फंसो मत। किस टाइम पे किस चीज को प्रायोरिटी देनी है। जैसे ऑफिस आवर्स चल रहे हैं, ठीक है, ऑफिस आवर्स चल रहे हैं तो बिंदास ऑफिस का काम करो। लेकिन जब आप ऑफिस से बाहर आ जाओ, फिर अब आप पढ़ाई के लिए टाइम निकालो, फिर मत देखो ऑफिस में क्या चल रहा है, आग लगे ऑफिस में, ठीक है। फिर किस पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो किस टाइम पे किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, इस चीज का आपको क्या बनाना है सर, बैलेंस बनाना है। चलो सर आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। Which female cricket player broke the record of most matches captained in the ICC Women's World Cup? देखो एक फीमेल, जो फीमेल फ्रेटर्निटी, जो विमेन वर्ल्ड कप चल रहे हैं, उसमें एक फीमेल क्रिकेटर है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड बना रखे हैं इस टाइम। हमने कुछ दिन पहले और उनका नाम पढ़ा था, शायद उन्होंने 6 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी करी है, ठीक है। तो उन्हीं का नाम फिर से दोबारा है, जिन्होंने अ, जो मतलब मोस्ट मैचेस कैप्टन का क्या करा है, रिकॉर्ड ब्रेक करा है, फीमेल क्रिकेट प्लेयर। इनके ऊपर मूवी भी बन रही है। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर इज मिथाली राज। बहुत है, ठीक है सर। करेक्ट आंसर क्या है, मिथाली राज। नाम ध्यान रखिए। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मिथाली राज का नाम दे दे और पूछ लिए किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। Gallium nitride ecosystem enabling center and incubator facility has been set up at the IISc in partnership with which ministry agency? बिल्कुल, शी प्लेड 6 टाइम इन वर्ल्ड कप, 6 बार का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने। बताइए सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो ये है क्या, गैलियम नाइट्राइड। देखो ये तो जरूर कुछ नाम है किसी कंपोनेंट का, गैलियम नाइट्राइड। गैलियम वैसे आपको ध्यान होना चाहिए सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है। गैलियम किस में यूज होता है, सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है। तो ये किसी सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। गैलियम नाइट्राइड इकोसिस्टम इनेबलिंग सेंटर, मतलब गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर का एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। और इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर मतलब वहां पर बनाना स्टार्ट होगा।
तो एक फैसिलिटी सेटअप की गई है आईआईएससी में। कुल मिला के इतना ध्यान रखना है, गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर के लिए एक फैसिलिटी स्टैब्लिश की गई है आईआईएससी में। तो वो किस मिनिस्ट्री के साथ मिलके की गई है? अब देखो इसमें मिनिस्ट्री एजेंसी बोला है, तो अब ऑब्वियसली बात है सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहेगी। आईटी वाले के तो चांसेस कम है, इनका तो कोडिंग वाला काम है। और ऐसी मिनिस्ट्री है भी नहीं, पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का, ये मीटी, मीटी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अरे मार्शल जी, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा मिताली राज की मूवी का नाम बताओ, ये गूगल कर लेना आप, ठीक है। अनुष्का शर्मा इज प्लेइंग द लीड एक्ट्रेस, ये याद नहीं है मूवी का नाम। कल फिर कहोगे सर 9 बजे की लाइव क्लास की जगह भी दिखा दो, मतलब क्लास की जगह मूवी स्ट्रीम हो रही है, ठीक है। मतलब पता चला 9 PM पे चल रही है आपकी क्या KGF 2 चल रही है यहाँ पे, उसमें तो सर लेकिन फिर 100% अटेंडेंस होगी। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है? बहुत सही सर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो गैलियम नाइट्राइड डेवलप कर रहे हैं। देखो गैलियम नाइट्राइड इज अ वेरी हार्ड मैकेनिकली स्टेबल वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो आने वाले दिनों में हमें सिलिकॉन बेस्ड डिवाइसेस जो भी हम बना रहे हैं उनमें काफी हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हम इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, इसमें भी आत्मनिर्भर होना चाह रहे हैं, इसलिए सरकार ये सब काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर गैलियम नाइट्राइड के क्रिस्टल्स बनाए जाएंगे, गैलियम नाइट्राइड से आपके क्रिस्टल बनाए, वो सेमीकंडक्टर्स बनाए जाएंगे। तो ये वर्ड याद रखना। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गैलियम नाइट्राइड किस चीज में यूज होता है, तो पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर कैसे यूज होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बिल्कुल फिजिक्स है, वो थ्योरेटिकल है, वो अपने मतलब का नहीं, अपने को बस इतना आइडिया होना चाहिए गैलियम नाइट्राइड इज रिलेटेड विद सेमीकंडक्टर्स। प्रेम जी देखिए जल्दी आएंगे कह नहीं सकते, कोशिश तो हर बार होती है बट कुछ ना कुछ डिले हो जाता है, कोशिश तो पूरी है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इंद्रियानी मेडिसिटी इंडिया फर्स्ट मेडिकल सिटी विल कम अप विन इन विच स्टेट? इंडिया की पहली मेडिकल सिटी का आइडिया कहाँ से है, कहाँ है ये, कहाँ बनेगी? आसाम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला? हाँ जी सर, कमेंट कम हो गए, कमेंट कम हो गए, बढ़ा चढ़ा के करने कमेंट, कम नहीं होने चाहिए। मुझे लग रहा था मेडिकल का नाम दूंगा, केरला जरूर आएगा तुक्के में, लग रहा था केरला जरूर आएगा, केरला आ रहा है। अच्छा अगर ये ऑप्शन दे तो यूपी? नहीं नहीं, अच्छा झूलन गोस्वामी के ऊपर है, आई थिंक मिथाली राज के ऊपर था। चलिए जो भी हो देख लिएगा, इस पे डिबेट नहीं करेंगे। ऑलराइट सर, तो केरला तो नहीं है, इतना बता सकता हूँ, केरला नहीं है, अब तुक्का लगाओ, अब क्या होगा? तरक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। करेक्ट आंसर इज, का सही लग गया, महाराष्ट्र। ठीक है, इंद्रियानी एक पूरी मेडिसिटी बनेगी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर? पुणे में। तो पुणे में एक पूरा आपका इंद्रियानी मेडिसिटी आ रही है, जो जितना भी स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है आपको एक छत पे मिलेगा, मतलब एक शहर में मिल जाएगा। तो पुणे में एक तालुका है, एक टाउन मान लो खेद नाम का, तो वहां पर 300 एकड़ का लैंड एरिया है, वहां पर ये पूरा आपका इंद्रियानी मेडिसिटी बनेगी, जहां पर आपका
जितने भी मान लो फिजियोथेरेपी हो गया, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, नेफ्रोलॉजी हो गया, जितने भी लॉजी है, जितने भी टाइप के स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, वो सब वहां पर एक जगह पर क्रिएट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक छत के नीचे ये सारा काम होगा, तो वो पूरा एक मेडी सिटी बनेगा। तो इंडिया में पहला ऐसा कंसेप्ट आया है कि पूरा एक शहर आप बसा रहे हो, किसके लिए? ओनली फॉर मेडिकल पर्पज, एक पूरा शहर बसा रहे हो। शहर क्या बसा रहे हो, पूरा एरिया आप उसको डेडिकेट कर रहे हो, उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? मेडी सिटी। ये कहाँ आ रहा है? महाराष्ट्र इन। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, आज का लास्ट क्वेश्चन। इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज वाज रिसेंटली लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्टर? बताइए सर। ये शिवसेना का इंडिविजुअल काम नहीं है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम है। बताइए सर। डी, सी, डी। ओके। अच्छा, कल 9 पीएम पे करंट अफेयर्स नहीं होगा, कल 9 पीएम पे आपका मैथ्स का लाइव क्लास होगा। तो मतलब जूस पी के, खाना वाना खा पी के बढ़िया से, खाना नहीं खाना वरना नींद आएगी, जूस वूस पी के बढ़िया से, चाय वगैरह के मग बग लेके, मतलब 2-4 लीटर चाय रख के बैठे आना। और 9 पीएम से सुबह मॉर्निंग 3 AM तक क्लास चलेगी। ठीक है, 6 घंटे मैथ्स का क्लास होगी, अमरजीत सर आपका क्लास लेंगे, तो 6 घंटे बिल्कुल मतलब बैठ जाना। ऑल इन वन जितना भी मैथ्स का कंसेप्ट है, जितना भी, जो अभी कह रहे थे सर मैथ्स का टाइम नहीं मिलता, ये दिक्कत होता है, वो दिक्कत होता है, इसीलिए हमने सैटरडे नाइट में रख दिया, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। कौन सा ऑफिस होता है संडे को? संडे की आपकी छुट्टी है, तो सैटरडे नाइट पूरा यूटिलाइज करो मैथ्स में, डूब जाओ बिल्कुल मैथ्स में इस बार। हाँ, कल रात भर अल्फा बीटा गामा, नहीं, कल कल डेल्टा भी होगा। ठीक है, कल टाइम ज्यादा है, तो कल डेल्टा तक भी आप पहुंच जाओगे। हाँ, अरे तीस, अरे, अरे दादा, उल्टा पकड़ लिए, 3 to 9 नहीं है, 9 to 3 है। 9 PM से 3 AM है, ठीक है, उल्टा पकड़ लिया आप प्रेम। उल्टा नहीं चलना है, 9 PM से 3 AM क्लास है। नींद नहीं लगना चाहिए। नींद लग जाए तो उसी टाइम फोन को उठाना, जॉगिंग करना शुरू कर देना, फोन लगाना ईयरफोन में, और जॉगिंग करना शुरू कर देना जैसी कल नींद लगे। मैराथन क्लास है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, मतलब एक काम करना, ईटानगर से नाहरलगुन का एक ट्रिप कर लेना पैदल। थोड़ा चले पढ़ लिए, फिर थोड़ा चले पढ़ लिए, फिर थोड़ा चले पढ़ लिए, तो नींद भी नहीं लगेगा, घर भी पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो भैया इसका आंसर बताओ। इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज। नहीं, मैथमेटिक मींस का नहीं होगा, वो मैथमेटिक्स जनरल, जो फॉरेस्टर एग्जाम है ना आपका, फॉरेस्टर और हेड कांस्टेबल, ये एग्जाम आ रहे हैं इनके लिए। ठीक है, अरुणाचल में पहली बार होगा इतनी हैवी क्लास। चलिए सर, इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल चैलेंज वर रिसेंटली लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्टर? बताओ। बिल्कुल ऐसे ही, कहाँ कहाँ से मिल जाते हैं ऐसे इमोजीज। बिल्कुल जीना जी, सब ज्वाइन कर सकते हैं, इट इज फ्री टू ऑल, जैसे अभी फ्री फेसबुक की क्लास चल रही है, ये सबके लिए फ्री टू ऑल है, ओपन टू ऑल है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आपको, अगर आप हमारे फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आपको वहां से लिंक मिल जाएगी। हाँ, सपने में भी मैथ्स पढ़ लो। मैं जब पढ़ता था तो मैथ्स की प्रैक्टिस मेरी सपनों में भी होती थी। सपनों में हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चल रहे हैं। चलो भैया ये बताओ, कौन सी यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज? हाँ देखो, जितनी भी लाइव क्लास होती है ना, जितनी भी लाइव क्लास होती है, उन सब की रिकॉर्डिंग ऐप पे वो आपको अवेलेबल हो जाती है यूट्यूब पे। उन सब की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाती
इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज was recently launched by which union minister? नारायण राणे, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी। करेक्ट आंसर इज हरदीप सिंह पुरी। वो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने ये जो चैलेंज है इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज, ये है क्या? ठीक है, ये क्या है, एक स्टार्टअप चैलेंज है। मतलब इंडिया के यूथ को उन्होंने काम दिया है, ताकि उनसे कहा है कि आप इनोवेशन करो और डिजाइनिंग करो, जिससे हम मतलब शहरों को डेवलप भी कर पाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडिया के यूथ को उन्होंने चैलेंज दिया है कि स्टार्टअप चैलेंज, एक नया स्टार्टअप लेके आओ जिससे हम डेवलपमेंट भी करें, मतलब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हो शहरों में और वो सस्टेनेबल भी हो। ठीक है, तो इससे क्या 100 स्टार्टअप सेलेक्ट होंगे और उनको हर एक को 20 लाख फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो एक स्टार्टअप चैलेंज है ये आपका। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो ऐसे कॉमन सेंस लगाना होता है कि मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री तो कहीं से नहीं लग रही। चलो जी, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन वगैरह मेंटेन करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत का नतीजा जरूर मिलता है, ये नहीं सोचना कि मेहनत बेकार जाती, किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती। हो सकता है जिस फॉर्म में आप सोच रहे हो उस फॉर्म में ना मिले, बट कहीं ना कहीं आपको मेहनत का नतीजा जरूर मिलेगा। ठीक है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड चीज है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। इंग्लिश का भी क्लास होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी सारी, कौन कौन सा क्लास होता है। तो 8076535685 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आप हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, 8076535685 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है ये। चलिए सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। तो हैव ए नाइस डे, बाय एवरीवन।